वाराणसी शहर, जिसे दुनिया मोक्ष की नगरी कहती है, वहां की सुबह सिर्फ मंदिरों की घंटियों से नहीं, बल्कि कचहरी के बाहर टाइपराइटरों की खटखट और वकीलों की काली कोटों की सरसराहट से भी होती है। तारीख थी 14 नवंबर 2023। सर्दी की आहट हवा में घुल चुकी थी। वरुण पुल के पास स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय का परिसर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ रहा था। चाय की टपरियों पर कुल्हड़ का धुआं उठ रहा था और मुवक्किलों के चेहरों पर उम्मीद और निराशा का मिला जुला भाव था। इस भारी भीड़ भाड़ और शोरगुल के बीच गेट नंबर 2 के पास स्थित हनुमान मंदिर की सीढ़ियों के एक कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। वहां एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसके शरीर पर एक मैला कुचैला कुर्ता था, जिसका असली रंग अब वक्त की धूल में खो चुका था। उसकी धोती जगह जगह से फटी हुई थी और नंगे पैरों में बिवाइयां फटी थीं। उसके बाल उलझे हुए थे और दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे संवारा न हो। उसके सामने एक एल्यूमिनियम का पिचका हुआ कटोरा रखा था, जिसमें अक्सर सूखे फूल या एकाध रुपए का सिक्का पड़ा रहता था। वहां से गुजरने वाले सैकड़ों लोग उसे देखते, पर कोई उसे देखता नहीं था। नए वकील उसे बाबा कहकर पुकारते, तो पुराने मुंशी उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त समझकर हिकारत भरी नजरों से देखकर आगे बढ़ जाते। पुलिस वाले भी उसे वहां से हटाते नहीं थे, क्योंकि वह न तो किसी से भीख मांगता था और न ही किसी को परेशान करता था। वह बस वहां मौजूद रहता था, कचहरी के एक पुराने टूटे हुए फर्नीचर की तरह। लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो पाता कि उस बूढ़े की आंखों में भिक्षा की याचना नहीं थी। उसकी निगाहें हर सुबह ठीक 10 बजे आने वाली जजों की कारों और वकीलों के हुजूम को ऐसे देखती थीं, जैसे कोई जौहरी हीरे की परख कर रहा हो। वह हर चेहरे को पढ़ता था, हर फाइल को आते जाते देखता था। घड़ी में दोपहर के 12 बज चुके थे। कोर्ट रूम नंबर 4 में कार्यवाही अपने चरम पर थी। यह अदालत थी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रमजीत सिंह की। विक्रमजीत सिंह अपनी सख्त मिजाजी और भारतीय दंड संहिता पर अपनी गहरी पकड़ के लिए पूरे पूर्वांचल में मशहूर थे। कहा जाता था कि उनकी अदालत में झूठ बोलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उस दिन जिस मामले की सुनवाई चल रही थी, वह शहर का सबसे चर्चित पूर्वांचल इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड स्कैम था। यह करोड़ों का घोटाला था, जिसमें शहर के कई रसूखदार बिल्डर और सफेदपोश नेता फंसे हुए थे। अदालत खचाखच भरी थी। एसी की हल्की गुनगुनाहट के बीच वकीलों की बहस चल रही थी। बचाव पक्ष के वकील अपनी दलीलें पेश कर रहे थे और माहौल काफी तनावपूर्ण था। जज विक्रमजीत सिंह फाइलों में सिर खपाए हुए थे। तभी अचानक उन्हें घुटन महसूस हुई और उन्होंने अपना ध्यान फाइलों से हटाकर अपने दाएं ओर स्थित खिड़की की तरफ कर लिया। कोर्ट रूम नंबर 4 की वो खिड़की सीधे हनुमान मंदिर के उस कोने पर खुलती थी, जहां वह बूढ़ा भिखारी बैठा रहता था। जज साहब ने देखा कि बाहर कुछ हलचल हो रही थी। 2 आवारा कुत्ते आपस में लड़ रहे थे और उस बूढ़े के पास रखे खाने के एक छोटे से पैकेट को झपटने की कोशिश कर रहे थे। सामान्यतः ऐसी स्थिति में कोई भी भिखारी अपनी लाठी उठाता, कुत्तों को मारता या चिल्लाकर भगा देता, अपनी रोटी बचाने के लिए संघर्ष करता। लेकिन उस बूढ़े ने ऐसा नहीं किया। जज विक्रमजीत सिंह ने देखा कि उस बूढ़े ने बड़ी शांति से अपना बचा हुआ खाना उठाया। उसने उसे अपनी तरफ नहीं खींचा, बल्कि धीरे से उसे कुत्तों के सामने सरका दिया। कुत्ते शांत हो गए और खाना खाने लगे। इसके बाद उस बूढ़े ने जो किया, उसने जज की नजरों को जकड़ लिया। उसने अपनी मैली धोती को ठीक किया, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा किया और वापस उसी मुद्रा में बैठ गया। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन तनी हुई, नजरें सामने और दोनों हाथ घुटनों पर। यह बैठने का तरीका किसी आम इंसान का नहीं था। यह पोस्चर, यह शारीरिक भाषा विक्रमजीत सिंह को बहुत जानी पहचानी लगी। यह तरीका था एक ऐसे शख्स का जिसने सालों तक कुर्सी पर बैठकर तर्कों की दुनिया को संभाला हो, जिसने घंटों तक अदालती कार्यवाही में हिस्सा लिया हो। एक भिखारी भूख मिटाने के लिए लड़ता है, दान नहीं करता, और वह इस तरह अनुशासन में नहीं बैठता। जज का माथा ठनका। अचानक विक्रमजीत सिंह ने मेज पर हाथ रखा। वकील अपनी बहस के बीच में रुक गए।
पूरा कोर्ट रूम जज के अगले शब्द का इंतजार करने लगा। उन्होंने अपने पेशकार की ओर इशारा किया। सुनिए, जज की भारी आवाज गूंजी। जी हुजूर, पेशकार ने तुरंत जवाब दिया। बाहर मंदिर की सीढ़ियों के पास जो बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें सम्मान सहित अंदर बुलाइए। यह सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वहां मौजूद वकील एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सरकारी वकील ने डिफेंस लॉयर की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों कि क्या उन्होंने सही सुना। मीडिया वाले जो अंदर मौजूद थे, अपने पेन और नोटपैड लेकर सतर्क हो गए। एक भिखारी, इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई के बीच आखिर जज साहब उसे क्यों बुला रहे हैं? 2 कांस्टेबल बाहर गए। उन्होंने बूढ़े के पास जाकर उसे हिलाया। अरे बाबा, उठो, साहब ने बुलाया है। बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से कांस्टेबल को देखा। उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने यह नहीं पूछा कि क्यों या किस लिए। उसने बस अपनी लाठी उठाई और कांपते पैरों से खड़ा हुआ। उसके चलने में एक अजीब सा लय था, धीमा लेकिन सधा हुआ। 4 कदम चलने में उसे काफी वक्त लगा, लेकिन उसका सिर नहीं झुका। जब वह कोर्ट रूम में दाखिल हुआ तो वहां की फिनाइल की गंध और पुराने कागजों की महक ने उसका स्वागत किया। फटे कपड़े, नंगे पैर और धूल से सना चेहरा। लेकिन जैसे ही उसने कटघरे और जज की ऊंची कुर्सी को देखा, उसकी आंखों की चमक बदल गई। उसने दरवाजे पर ही रुककर लगभग आदत के अनुसार जज की कुर्सी को नमन किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अनुभवी वकील अदालत में घुसते वक्त करता है। जस्टिस विक्रमजीत सिंह उसे गौर से देख रहे थे। उसकी चाल ढाल में एक गरिमा थी जो उसकी गरीबी में भी छिपी नहीं थी। आप रोज यहां बैठते हैं? जज ने पूछा। बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आवाज फटी हुई थी, जैसे सालों से उसने किसी से लंबी बात न की हो। जी, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। यह शब्द उसने इतनी सहजता और अधिकार के साथ बोला, जैसे वह कल ही किसी केस की बहस करके निकला हो। एक आम भिखारी साहब, मालिक या जज साहब कहता है। माय लॉर्ड का उच्चारण और लहजा बता रहा था कि यह शब्द उसकी जुबान पर रटा हुआ है। जस्टिस विक्रमजीत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। यह प्रोटोकॉल के खिलाफ था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए। एक अजीब सी कशिश उन्हें उस बूढ़े की ओर खींच रही थी। आपका नाम क्या है? जज ने पूछा। बूढ़े ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके चेहरे पर पीड़ा की एक लहर दौड़ गई। फिर उसने अपनी पुरानी फटी हुई जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। उसका हाथ कांप रहा था। उसने एक प्लास्टिक की थैली निकाली, जो कई जगह से फटी हुई थी और मैली हो चुकी थी। उसमें से उसने एक घिसा हुआ पहचान पत्र और एक पुराना, पीला पड़ चुका कागज निकाला। उसने वो कागज पेशकार को नहीं, सीधे जज की तरफ बढ़ाया। पेशकार ने लेकर जज को दिया। जज ने जैसे ही उस कार्ड पर नजर डाली, उनकी आंखें फैल गईं। वह बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का पहचान पत्र था। जारी करने की तारीख वर्ष 1982 थी। नाम लिखा था एडवोकेट हरिशंकर उपाध्याय, और साथ में थी एक पुरानी अखबार की कटिंग, जिस पर हेडलाइन थी कि प्रसिद्ध अधिवक्ता हरिशंकर उपाध्याय ने गरीब किसान को दिलाया ऐतिहासिक न्याय। जस्टिस विक्रमजीत सिंह सन्न रह गए। उन्होंने उस कार्ड को देखा, फिर उस बूढ़े को। सीनियर एडवोकेट हरिशंकर उपाध्याय, सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव। विक्रमजीत की आवाज में अविश्वास था। वह नाम उन्होंने अपने वकालत के शुरुआती दिनों में बहुत सुना था। वह एक लीजेंड थे। हरिशंकर जी ने अपनी नजरें झुका लीं। वह अब मर चुका है, माय लॉर्ड। अब जो आपके सामने खड़ा है, वह सिर्फ एक मुजरिम का पिता है। कोर्ट रूम में मौजूद वरिष्ठ वकील, जो अब तक खामोश थे, अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग वकील, पंडित रामेश्वर दयाल, आगे आए और अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, हरि भाई, क्या यह तुम हो? हमें तो लगा था कि तुम। हरिशंकर जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने जज की तरफ देखा और कहा, माय लॉर्ड, क्या मुझे 2 मिनट बैठने की इजाजत मिलेगी? मेरे पैर अब दलीलों का बोझ नहीं उठा पाते। जज ने तुरंत कुर्सी मंगवाई। प्लीज आप बैठिए। पानी मंगवाया गया। कोर्ट का सन्नाटा अब सहानुभूति में बदल चुका था। उसके बाद जो कहानी सामने आई, उसने वहां मौजूद हर पत्थर दिल इंसान को पिघला दिया। हरिशंकर उपाध्याय ने अपनी कामपति आवाज में बोलना शुरू किया।
साल 2010 तक मैं इसी कचहरी का हिस्सा था। मेरा एक बेटा था, रोहित। मैंने उसे अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर पढ़ाया, उसे MBA करवाया। वह रियल एस्टेट के बिजनेस में उतरा था। मेरे नाम और मेरी इज्जत के दम पर उसने काशी ग्रीन्स हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। वह जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसने प्रोजेक्ट के दम है नाम पर सैकड़ों लोगों से एडवांस पैसे लिए, लेकिन जिस जमीन पर वह प्रोजेक्ट बना रहा था वह विवादित थी। हरिशंकर जी एक पल के लिए रुके, पानी का घूंट भरा और फिर बोले, जब मामला बिगड़ने लगा और पुलिस जांच शुरू हुई तो रोहित फंसने लगा। उसने एक चाल चली थी। कंपनी के सारे कानूनी दस्तावेज और पावर ऑफ अटॉर्नी उसने मेरे नाम पर बनवा रखे थे। उसका कहना था कि उसका सिबिल स्कोर खराब है और मेरा नाम बाजार में चलता है, इसलिए मेरे नाम से काम आसान होगा। मुझे अपने बेटे पर भरोसा था, इसलिए मैंने कभी कागजों की जांच नहीं की। उस काली रात को याद करते हुए हरिशंकर जी की आवाज भर्रा गई। उस रात रोहित मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा कि पापा, मुझे जेल जाने से डर लगता है। मेरी नई शादी हुई है, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। आप बुजुर्ग हैं, कानून आपके साथ नरमी बरतेगा। मैं वादा करता हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार ये इल्जाम अपने सिर ले लीजिए। मैं बाहर रहकर सब संभाल लूंगा और आपको जल्द ही जमानत पर बाहर निकाल लूंगा। मैं एक वकील था माय लॉर्ड। मैं जानता था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और धारा 406 यानी अमानत में खयानत के तहत मुझे क्या सजा हो सकती है। मैं जानता था कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उस वक्त मैं वकील नहीं, एक लाचार बाप बन गया। पुत्र मोह ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मैंने सोचा कि मेरा जीवन तो अब वैसे भी ढलान पर है, बेटे का जीवन बच जाएगा। मैंने कोर्ट में कबूल कर लिया कि सारी गलती मेरी थी। बेटे को बचाने के लिए मैंने अपनी वकालत, अपनी इज्जत, अपनी काली कोट सब कुर्बान कर दी। हरिशंकर जी को 5 साल की सजा हुई। वे नैनी सेंट्रल जेल भेजे गए। उनकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई ताकि निवेशकों का पैसा चुकाया जा सके, लेकिन असली सजा जेल नहीं थी। माय लॉर्ड, हरिशंकर जी की आंखों से आंसू अब दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। सजा वो थी जो मुझे रिहाई के बाद मिली। जब मैं साल 2016 में जेल से बाहर आया तो मुझे लेने कोई नहीं आया। मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा तो देखा वहां ताला लगा था और किसी और का नाम लिखा था। पड़ोसियों ने बताया कि रोहित ने सब कुछ बेच दिया और अपनी पत्नी के साथ लंदन शिफ्ट हो गया। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, नंबर बंद था। मैं अपनी ही देहरी पर पराया हो गया था। मेरा घर, मेरी किताबें, मेरा सम्मान, सब कुछ मेरा बेटा ले गया था। पिछले 7 सालों से मैं इसी कोर्ट के बाहर बैठा हूं, उसी मंदिर के पास, इस उम्मीद में नहीं कि मेरा बेटा वापस आएगा, बल्कि इस उम्मीद में कि शायद कानून अपनी गलती सुधारेगा या शायद मौत मुझे रिहा कर दे। मैं रोज यहां वकीलों को आते जाते देखता हूं और अपनी जवानी के दिन याद करता हूं। पूरा कोर्ट रूम निशब्द था, पिन ड्रॉप साइलेंस। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। जज साहब की आंखें भी नम थीं। उन्होंने अपनी डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। एडवोकेट हरिशंकर जी, जज विक्रमजीत सिंह ने कहा, कानून अंधा होता है, यह सुना था, लेकिन आज देख लिया कि कभी कभी हम इंसान भी अंधे हो जाते हैं। आपने एक पिता होने का फर्ज निभाया, लेकिन आपके बेटे ने इंसानियत की हत्या की है। आपने कानून का सम्मान किया, लेकिन कानून आपके साथ न्याय करने में चूक गया। जस्टिस विक्रमजीत ने तुरंत प्रभाव से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने की शक्ति और अपनी स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस पुराने केस को फिर से खोलने का आदेश दिया। मैं, विक्रमजीत सिन्हा, जिला सत्र न्यायाधीश, आज यह आदेश देता हूं कि इस मामले की फिर से निष्पक्ष जांच हो। वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह तत्काल एक विशेष जांच दल गठित करे। जरूरत पड़ने पर इंटरपोल की मदद ली जाए और भगोड़े रोहित उपाध्याय को, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, ढूंढकर लाया जाए। इसके साथ ही जज साहब ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से अनुरोध किया, हरिशंकर जी अब भिखारी नहीं है, ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं।
इनका पुनर्वास बार एसोसिएशन की नैतिक जिम्मेदारी है। जब तक इनका घर वापस नहीं मिलता और इन्हें इनका हक नहीं मिलता, ये बार के गेस्ट हाउस में रहेंगे। इनका सारा खर्च बार एसोसिएशन उठाएगा। वहां मौजूद हर वकील ने मेज थपथपाकर इस फैसले का स्वागत किया। जो वकील उन्हें कल तक पागल समझते थे, वो अब अपनी कुर्सियों से उठकर उनके पास आ रहे थे, उनके पैर छू रहे थे। हरिशंकर जी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। अगले दिन के अखबारों में यह कहानी प्रमुखता से छपी। हेडलाइन थी कि बाप बना ढाल, बेटा निकला कपूत, जज ने किया न्याय का प्रायश्चित। सोशल मीडिया पर मुहिम चल पड़ी। प्रशासन पर दबाव बढ़ा। पुलिस ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई। विशेष जांच दल ने पुराने दस्तावेजों को खंगाला। साइबर सेल की मदद ली गई। पता चला कि रोहित लंदन में नहीं, बल्कि नाम बदलकर दुबई में रह रहा था। वहां वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था और विलासिता का जीवन जी रहा था। भारतीय दूतावास और प्रत्यर्पण संधि के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। कूटनीतिक दबाव और पुख्ता सबूतों के आधार पर 3 महीने के भीतर रोहित को गिरफ्तार कर भारत लाया गया। तारीख थी 12 मार्च 2024। वही कोर्ट रूम नंबर 4, वही जज विक्रमजीत सिंह। लेकिन इस बार नजारा पूरी तरह बदल चुका था। हरिशंकर जी अब फटे कपड़ों में नहीं थे। उन्होंने एक साफ सुथरा काला कोट और सफेद बैंड पहन रखा था। बार एसोसिएशन ने सम्मानपूर्वक उनका लाइसेंस रिन्यू करवा दिया था। उनके चेहरे पर अब लाचारी नहीं, बल्कि एक गंभीर शांति थी। कटघरे में उनका बेटा रोहित खड़ा था। वह रईस ज्यादा नहीं लग रहा था। हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, सिर झुकाए, वह अपने पिता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जज ने रोहित से पूछा, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? रोहित चुप रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। पुरानी फाइलों में दबे उसके असली हस्ताक्षर, बैंक ट्रांजैक्शन और पिता के नाम पर की गई धोखाधड़ी के सबूत अब सामने आ चुके थे। सरकारी वकील ने साबित कर दिया कि असली मास्टरमाइंड रोहित ही था और उसने अपने पिता के विश्वास का आपराधिक हनन किया था। जज विक्रमजीत सिंह ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। अदालत में सन्नाटा था। अभियुक्त रोहित उपाध्याय को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 467 यानी बहुमूल्य सुरक्षा की जालसाजी और माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत दोषी पाया जाता है। चूंकि इसने न केवल जनता के साथ धोखा किया, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया और अपने पिता के जीवन को नर्क बना दिया, यह अदालत इसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही पिता की बेची गई पैतृक संपत्ति को अवैध घोषित कर उसे पुनः हरिशंकर उपाध्याय के नाम हस्तांतरित करने का आदेश देती है। इसके अलावा रोहित की जब्त की गई संपत्ति से पिता को मानसिक प्रताड़ना के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। फैसले के बाद जब पुलिस रोहित को ले जा रही थी, वह एक पल के लिए रुका। उसने अपने पिता की तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि उसका पिता, जिसने एक बार उसके लिए जेल काटी थी, आज फिर पिघल जाएगा। शायद वह माफी की भीख मांगना चाहता था। हरिशंकर जी ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा खालीपन था। उन्होंने धीमे से मगर स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने एक मुवक्किल को माफ किया था बेटे, लेकिन एक बेटे को माफ नहीं कर सकता जिसने पिता की आत्मा को मार दिया हो। आज मैं आजाद हुआ हूं और तुम अपनी करनी के कैदी बने हो। रोहित को ले जाया गया। कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शाम ढल रही थी। हरिशंकर जी कोर्ट से बाहर निकले। वह सीधे उसी हनुमान मंदिर के पास गए। वहां जाकर उन्होंने माथा टेका। आज उनका कटोरा वहां नहीं था। आज वहां वकीलों और कानून के छात्रों की भीड़ थी जो उनसे आशीर्वाद लेने आई थी। वह जगह जहां वह एक भिखारी बनकर बैठे थे, अब एक तीर्थ जैसी बन गई थी। जस्टिस विक्रमजीत सिंह कोर्ट से निकलकर अपनी कार की तरफ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि हरिशंकर जी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। जज साहब उनके पास गए। हरिशंकर जी ने उन्हें देखा और हाथ जोड़ लिए। माय लॉर्ड, आपने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है। जज विक्रमजीत मुस्कुराए और हरिशंकर जी का हाथ थाम लिया। नहीं सर, आपने हमें सिखाया है
कि न्याय केवल कुर्सी पर बैठकर नहीं, कभी कभी कचहरी की सीढ़ियों पर बैठकर भी तपस्या की तरह किया जाता है। आज कोर्ट रूम नंबर 4 का कद आपकी वजह से ऊंचा हुआ है। वाराणसी की हवाओं में आज भी लोग इस कहानी को दोहराते हैं। लोहता मोहल्ले में हरिशंकर जी का पुश्तैनी घर फिर से आबाद हो गया। उन्होंने अपनी वकालत फिर शुरू की, लेकिन पैसे के लिए नहीं। अब वह उन लाचार माता पिता का केस मुफ्त में लड़ते हैं जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। यह कहानी सिर्फ एक वकील और एक जज की नहीं है। यह कहानी एक चेतावनी है और एक सबक भी। चेतावनी यह कि पाप चाहे कितना भी चतुराई से किया जाए, उसका अंत सुनिश्चित है। और सबक यह कि जीवन में आप पद, प्रतिष्ठा और पैसा सब कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने माता पिता का सम्मान खो दिया तो आप दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, वे देर सवेर आपकी गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन कर्म के हाथ उससे भी ज्यादा लंबे होते हैं। वाराणसी के घाटों पर गंगा आज भी बहती है और कचहरी के उस मंदिर की सीढ़ियां आज भी गवाह हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।